Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, क्या वाशिंगटन में बैठे हुए अमेरिकी सीनेटर्स, ताकतवर चर्च ग्रुप और इंटरनेशनल NGOs के नेटवर्क ने यह सोच लिया था कि भारत पर दबाव बनाकर अपने विदेशी एजेंडे को यहां पर वे चला सकेंगे? हाल ही में आपने देखा, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इंडिया आते हैं और इंडिया आते ही सबसे पहले सीधे कोलकाता जाते हैं और मिशनरीज ऑफ चैरिटीज पर दौरा करते हैं। क्या उसका मकसद भारत के सख्त कानूनों को, भारत के FCRA के सख्त होने वाले कानूनों में थोड़ा ढील दिलवाना था? अगर पश्चिम की इस लॉबी को ऐसा कोई भी मुगालता था ना दोस्तों, तो 22 जून 2026 को रात में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इस भ्रम के परखच्चे उड़ा दिए हैं। वॉशिंगटन के तमाम दबावों को दरकिनार करते हुए नई दिल्ली ने FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियमों में अब तक का सबसे सख्त संशोधन नोटिफाई कर दिया है। अब तक विदेशों से पैसा लेने वाली संस्थाएं केवल बैलेंस शीट दिखाकर बच जाती थीं, लेकिन अब उन्हें एक एक पैसे के अंतिम स्रोत को दिखाना होगा, उस सटीक उद्देश्य को बताना होगा और यहां तक कि भारत के किस राज्य में वो पैसा खर्च करेंगी यह भी बताना होगा। और इतिहास में पहली बार सरकार ने बहुत ही स्पष्ट कानूनों में चेंज करके लिख दिया है कि विदेशी पैसे का इस्तेमाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली धर्मांतरण के लिए नहीं किया जा सकता। आज इस पूरे इकोसिस्टम को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे भारत ने विदेशी फंडिंग के जरिए देश की संप्रभुता से खेलने वाले इन विदेशी गिरोहों पर ताला लगा दिया है। आइए सीधे समझने का प्रयास करते हैं, शुरू करते हैं। वास्तव में इस कानून की क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, विदेश से अगर चैरिटी में कोई पैसा आ रहा है तो सरकार को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? दोस्त, समस्या पैसे से नहीं है, पैसे के छिपे हुए प्रभाव और एजेंडे से है। भारत में पहली बार FCRA कानून 1976 में आपातकाल के दौरान लाया गया था। उस समय सरकार को भली भांति यह आभास हो चुका था कि विदेशी ताकतें भारत की राजनीति, हमारी मीडिया और धार्मिक संस्थाओं को विदेशी पैसे के दम पर खरीदना चाहती हैं। इसके बाद 2010 में इसमें और सुधार किए गए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विदेशी धन भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ इस्तेमाल न किया जा सके। दुनिया का कोई भी स्वाभिमानी देश अपनी देश की धरती पर बिना निगरानी के विदेशी पैसा नहीं आने देता है। अमेरिका ने इसके लिए FARA यानी कि फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित कर रखा है। रूस और चीन में भी इसके लिए कड़े कानून है। तो फिर भारत अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा करता है तो पश्चिम के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? पश्चिम की एक बहुत पुरानी और बहुत खराब आदत है दोस्तों, वो डॉलर और पाउंड को सिर्फ एक मुद्रा नहीं मानते हैं, वे उसे अपनी वैचारिक कॉलोनी बनाने का जरिया भी मानते हैं और वैसे ही प्रयोग भी करते हैं। वे चाहते हैं कि पैसा उनका हो, एजेंडा उनका हो और भारत जैसी उभरती हुई महाशक्ति चुपचाप अपने आंतरिक ताने बाने को छिन्न भिन्न होते हुए देखती रहे। लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यह 1970 का भारत नहीं है, यह 2026 का आत्मनिर्भर भारत है, जहां नीतियां वॉशिंगटन के दबाव से नहीं बल्कि नई दिल्ली से राष्ट्रीय हितों में तय की जाती हैं। अब बात करते हैं 22 जून 2026 के रात में ऐसा क्या बदल गया जिसने विदेशी फंडिंग पर पलने वाले NGOs में हड़कंप मचा दी है। सरकार ने 3 ऐसे चक्रव्यूह तैयार किए हैं जिन्हें भेदना अब नामुमकिन है। पहला है कैटेगरी का चक्रव्यूह। दोस्तों, सबसे पहले पैसा सोशल वर्क के नाम पर आता था और कहीं भी डाइवर्ट हो जाया करता था। अब संस्था को यह चुनना होगा कि पैसा धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक या आर्थिक में से किस विशिष्ट कैटेगरी में आ रहा है और पैसा सिर्फ उसी अलॉटेड काम में खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, जियोग्राफिकल ट्रेसिंग की जाएगी, यानी कि अब संस्थाओं को यह भी बताना अनिवार्य होगा कि वे भारत के किस राज्य या केंद्र शासित राज्य के किस जिले में वह पैसा खर्च करने जा रहे हैं। सरकार अब एक एक पैसे की जियो टैगिंग करना चाहती है। तीसरा, अल्टीमेट मनी ट्रेल का मामला है। यहां ही है सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। पहले NGO कह देते थे कि हमें फला ग्लोबल चैरिटी फाउंडेशन से पैसा मिला है, बात खत्म। लेकिन अब सरकार कह रही है नहीं, उस ग्लोबल फाउंडेशन को पैसा किसने दिया,
उसका मूल जनरेटर कौन है उस फाउंडेशन का, यह परत दर परत खेल अब भारत में नहीं चलेगा। सोर्स से लेकर फाइनल रेसिपिएंट तक पूरी चेन आपको क्लियर बतानी होगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही इन संस्थानों को अपने सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी भी गृह मंत्रालय को देनी होगी। सरकार यह देखना चाहती है कि विदेशों से पैसा लेकर भारत के खिलाफ किस तरह का प्रोपोगेंडा या नैरेटिव आप सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। यह बहुत बड़ा चेंज है दोस्तों। लंबे समय से भारत में विदेशी फंडिंग के नाम पर लेयर्ड फंडिंग एक खूबसूरत मुखौटा लगाकर की जाती थी। पैसा आता था मानवाधिकारों के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर, लेकिन जमीन पर उसका इस्तेमाल भारत के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रोकने, सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अशांति फैलाने के लिए किया जाता था। अब भारत सरकार ने इस नए नोटिफिकेशन से उस मुखौटे को उतार फेंका है। अब अगर आपके इरादे साफ हैं तो मनी ट्रेल देने में डर कैसा, और अगर डर लग रहा है तो साफ है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है, धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध। दोस्तों, नए नियमों ने स्पष्ट किया है कि विदेशी अंशदान का उपयोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली धर्मांतरण के लिए नहीं किया जा सकता। यहां इनडायरेक्टली शब्द गेम चेंजर है। इसका मतलब यह है कि आप गरीबों को मुफ्त इलाज या मुफ्त शिक्षा का बोर्ड लगाकर पीछे के दरवाजे से धर्मांतरण का धंधा नहीं चला सकते। यह बहुत बड़ी गलतफहमी को यहां पर हमें दूर भी करना चाहिए दोस्तों, जो कई देश विरोधी तत्व फैला भी रहे हैं। क्या भारत में विदेशी पैसे से धार्मिक गतिविधियां बंद हो जाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई विदेशी धन भारत में मंदिरों के जीर्णोद्धार, मस्जिदों के रखरखाव, चर्च की मरम्मत, गुरुद्वारों में लंगर या धार्मिक पुस्तकालयों के लिए आता है तो उस पर कोई रोक नहीं है। रोक सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफी को बदलने वाले धर्मांतरण के नेटवर्क पर है। हमारे संविधान में आर्टिकल 25 नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने का तीनों का अधिकार देता है। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट का अधिकार देता है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई ऐतिहासिक मामलों में, निर्णयों में क्रिस्टल क्लियर कह दिया है कि राइट टू प्रोपोगेट डज नॉट मीन राइट टू कन्वर्ट। यानी कि आप किसी को लालच दिखाकर, धोखा देकर या दबाव बनाकर अपने धर्म को बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और जब इसके पीछे विदेशी पैसा लगा हो तो सीधे तौर पर यह भारत के आंतरिक ताने बाने और राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला बन जाता है दोस्तों। अब इस पूरी क्रोनोलॉजी के राजनीतिक और कूटनीतिक एंगल को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आते हैं और कोलकाता के मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा करते हैं। पश्चिम का एक बहुत बड़ा वर्ग भारत के इस FCRA फ्रेमवर्क को लेकर अपनी चिंताएं लगातार जताता रहा है। उनका तर्क है कि अत्यधिक नियंत्रण से सिविल सोसाइटीज कमजोर हो जाएंगी। लेकिन नई दिल्ली का जवाब बेहद दो-टूक और संप्रभु है। विदेशी फंडिंग प्राप्त करना आपका कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। इसलिए यह एक प्रिविलेज है जो भारत के कानूनों के दायरे में रहकर ही आपको मिल सकता है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता किसी भी अंतर्राष्ट्रीय NGO की फंडिंग से कहीं ऊपर है। अब हमारे जितने भी UPSC एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वे इसको मुख्य परीक्षा के प्रश्न को नोट कर लीजिए और इसका आंसर लिखने के लिए प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी कि FCRA राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और नागरिक समाज की जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह मुद्दा आपके GS पेपर 2 और GS पेपर 3 में मिलकर आएगा। इसमें कीवर्ड्स आप नेशनल सिक्योरिटी, NGO गवर्नेंस, इंटरमीडियरी फंडिंग, सॉवरेनिटी, आर्टिकल 25, ट्रांसपेरेंसी, इन सबको आप कीवर्ड्स के तौर पर यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। FCRA की यह बहस सिर्फ विदेशी फंडिंग की बहस नहीं है, यह लड़ाई है देश की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने की। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में समाज सेवा के नाम पर आने वाले पैसे का स्वागत है, लेकिन उस पैसे की आड़ में भारत की डेमोग्राफी को बदलने और देश को अंदर से कमजोर करने की साजिश करने वालों के रास्ते अब बंद हो चुके हैं। अब
यह सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं कि जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि धर्मांतरण और लेयर्ड फंडिंग पर सरकार का यह एक्शन भारत के राष्ट्रीय हित में जरूरी था? क्या विदेशी फंडिंग की नीति नई दिल्ली तय करेगा या वॉशिंगटन तय करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। यह भारत की संप्रभुता का मामला है। अगर आप ऐसे ही संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पूरी कानूनी और प्रशासनिक गहराई और उसके जीएस पेपर के साथ कनेक्शंस के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी IQ IAS के लाइव फाउंडेशन बैचेस से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 27 जून से, जिसमें आपको 2027, 2028 या 2029 जो भी आपका लक्ष्य हो उस वर्ष की तैयारी के लिए अलग से बैच दिया जाएगा। हमारे सारे बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित होंगे। ये अपग्रेड किए गए हैं नए मॉडल पर 2026 के प्री के परीक्षा के बाद। आप हमारे कोर्स की डिटेल्स और इस मॉडल की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर मिलेगा आपको हमारे डेमो क्लासेस को भी देखने का मौका और इसके साथ साथ आपके घर पर आएंगे 18 बुक की सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटरशिप और ढेर सारी सुविधाएं। तो देर मत कीजिए, 27 जून से पहले ज्वाइन कीजिए और कोर्स को ज्वाइन करने से पहले PK लाइव कोड लगाइएगा। जब भी आप कोर्स को बाय करने वाले हो उसके पहले इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह कोड आपको स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा और यह स्टडी IQ के हर कोर्स पर वैलिड होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.